जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। और आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी स्पेशल मैथ्स बैच। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग की भी हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन फिलहाल मैथ्स का स्पेशल क्लास आप सबके लिए हमने स्टार्ट आज से कर दिया है। और हम लोग का पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले बच्चों, जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल बेसिक से होंगी। हर एक चीज़ को बेसिक से बेसिक बात, छोटी से छोटी बात आपको हम समझाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हमको मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स में हम बिल्कुल कमजोर हैं, मैथ्स में हमको दिक्कत होता है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। एकदम बिल्कुल हम छोटी से छोटी चीज़ को आपको समझाएंगे, बेसिक से बेसिक आपको समझाएंगे हम, कोई दिक्कत आपको रहने वाला नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनका वेलकम तो है इस चैनल पर, और उनसे हम ये बोलेंगे कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आपके लिए आए, क्लासेज लगे, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर आप हमारा नाम लीजिएगा। एक बच्चे ने कल बोला था अभिषेक, उसका नाम था अभिषेक। अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपका हमने नाम ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका नाम ले लेंगे। तो नाम, चलिए बच्चों का डिमांड रहता है तो हमने नाम ले भी लिया है। वैसे आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका हम नाम लेंगे। तो आपको हम बता ही दिए कि भाई बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, सिंपल से सिंपल बात को। और जो भी आपका लेवल है, एग्जाम का जो भी लेवल होता है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको हम करते हुए चलेंगे। और जो भी आपका लेवल हो सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, क्योंकि हर एक साल लेवल कुछ ना कुछ बढ़ता है। जो पिछला 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन के लेवल कुछ अलग होगा, अब जो एग्जाम होगा उससे थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। तो हम लोग अपने लेवल को मेंटेन करते हुए प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए A to Z सीखने वाले हैं। और टारगेट तो हमारा बस यही है कि आपको 25 में 25 नंबर दिलाना है मैथ में। साथ में जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी टारगेट यही रहेगा कि 25 में 25 आपको रीजनिंग में भी हम दिलाएं आपको। और आपको हमने बार बार बोला भी है, बार बार चर्चा भी करते हैं कि मैथ और रीजनिंग तो ऐसे सेक्शन है जहां से आप पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं, और यहां पर बच्चे उठाते भी हैं। तो आपको एकदम इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको एक नंबर भी इधर उधर ना हो, आपको एकदम नंबर पूरे गेन करने हैं, पूरे लेने हैं। 50 नंबर दोनों सेक्शन को मिलाकर आपके आने हैं, 50 में 50 आपको लेने का प्रयास करना है। एक नंबर भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक नंबर के लिए लड़ जाना है। और सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो एक एक नंबर का हिसाब रखेगा। एक नंबर आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक नंबर से आप हजारों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। तो आपको एक एक नंबर का हिसाब रखना है और देखना है कि कहां से एक नंबर हमारा आ सकता है और कौन सी ऐसी गलती करने पर हमारा एक नंबर जा सकता है। तो आपको एक एक नंबर का हिसाब रखना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के दौड़ में आप अपने आप को आगे पाएंगे। और उन बच्चों से आप आगे निकल पाएंगे जो ऐसे ही मतलब कि बिना किसी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास एक वेल प्लान, मतलब कि प्लान आपको जो है होना चाहिए। आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए कि भाई आपको आगे चल के केवल आपका रिजल्ट ही ना निकले, आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो चलिए सिलसिला को शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको हम बताए ही थे कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में बिल्कुल बेसिक से बातों को समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक के कंसेप्ट को समझेंगे। और बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम समझने वाले हैं बच्चों नंबर्स को समझने वाले हैं। नंबर्स को हम लोग समझने वाले हैं कि संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। संख्याओं के बारे में एकदम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा जरूर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सेशन आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नंबर्स, सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के परिचय। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं की डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपको आगे आवश्यकता पड़ती है और कभी ना कभी आपके एग्जाम में कभी पूछ भी देता है।
तो संख्याओं की जब तक हम बात करते हैं तो देखिए संख्याओं को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो आपको वास्तविक संख्याएं होती है बच्चों, वास्तविक संख्याएं, एक आपका वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको आप बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स कहते हैं। और एक होती हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनको आप कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिनको आप क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स। तो हमें जो आपसे पूछा जाता है, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी हो, रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ तक कि डिफेंस में कोई एग्जाम हो, बैंक का भी कोई एग्जाम हो, तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं होता है। बस आप ये जान लीजिए कि हाँ, नंबर्स में एक आपको पार्ट होता है काल्पनिक संख्याओं का, इमेजिनरी नंबर का, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, ना एसएससी जीडी के सिलेबस में है और नहीं किसी अदर एग्जाम को आप देते हैं वहां पे रहता है। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल जानकारी किसके बारे में होना चाहिए? वास्तविक संख्याओं के बारे में होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको हम चर्चा कर देते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है कि जो हमारी केवल कल्पनाओं में है, जो हमारे मतलब कि एकदम समझिए कि आप जब आप सोचते हैं ना, तो आपकी केवल सोच में है, वो रियल धरातल पे नहीं है, धरातल पर वो नहीं है। जितने भी आप संख्या को आप यूज करते हैं, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल वाले नंबर हो, रूट वाले नंबर हो, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर वो नहीं होते हैं। तो आखिर इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? तो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है, काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है कि आप रूट के अंदर कोई भी संख्या जो माइनस में हो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वही आपका काल्पनिक संख्याएं होती है बच्चों। जैसे हम लिख देते हैं रूट अंडर -1, रूट अंडर -1। रूट के अंदर आप कोई नंबर आप माइनस में लिखते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाती है। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट -1, इसी को कहा जाता है काल्पनिक संख्या और इसको इंडिकेट किया जाता है आयोटा से। देखिए आयोटा है, क्या है ये? आयोटा है। तो आयोटा का जो मान होता है वो होता है आपका रूट अंडर -1 होता है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा -1 और इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर या फिर आई स्क्वायर आप बोल सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आप लिखते हैं रूट अंडर -2, रूट अंडर -2 लिखते हैं तो ये भी एक आपका क्या है? तो इमेजिनरी नंबर है। क्या है बच्चों? इमेजिनरी नंबर है। ऐसे आप लिख देते हैं -√3, इमेजिनरी नंबर है। ऐसा आप लिख देते हैं -√4, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो रूट के अंदर आप कोई नंबर लिखते हैं जो माइनस में हो, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक नंबर। और उसको लिखा जाता है, दर्शाया जाता है किसके द्वारा? आयोटा के द्वारा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर देंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक सी जानकारी आपको हमने दिया है। हमें डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? तो रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं, आपके जो व्यवहारिक लाइफ है, चाहे आप तक जितने भी नंबर्स आपने देखा है, वो चाहे आप 8, 9, 10 या फिर 11, 12 में भी आपको, हालांकि 11 में आप जब मैथ पढ़ने जाते हैं तो वहां पर इमेजिनरी नंबर का यूज होता है, वहां पर जनरली नंबर आपका जो है सिलेबस में है, तो वहां पर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप 10th तक की जो आप मैथ पढ़ते हैं वहां पर आपको क्या है? तो वहां पर आपको वास्तविक संख्याओं का ही यूज होता है। तो वास्तविक संख्या मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल वाली संख्याओं हो या फिर रूट वाली नंबर्स हो, ठीक है, सबको मिलाकर आपको जो नंबर्स तैयार होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या बच्चों? तो उन्हीं को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जैसे आप लिख देते हैं -100 लिख दिए, आपने केवल लिख दिया यहाँ पे 200 लिख दिया, तो ये निगेटिव नंबर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आपने लिख दिया 1.43, आपने लिख दिया यहाँ पे √5,
तो आप जितने भी अपने व्यवहारिक लाइफ में जो भी नंबर्स आप यूज करते हैं, देखते हैं, वो सबको मिलाकर जो नंबर्स बनता है वही आपका होता है वास्तविक संख्या। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, आप नाम सुने होंगे, आगे हम सब चीज समझाएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिला जुला रूप होता है, मतलब कि इनको मिलाकर जो एक नया परिवार बनता है, उस नए परिवार को ही क्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को मिलाकर, मिक्स करके जो नया परिवार बनता है, उसी नए परिवार को क्या बोलते हैं बच्चों? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, अभी आपको हम आगे डिस्कस करेंगे, A to Z हर एक चीज आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वास्तविक संख्या के बारे में बस इतना समझिए कि आप अपने व्यवहारिक लाइफ में चाहे जितने भी आप नंबर्स देखते हैं, जो आम यूज में होता है, आम तौर पे हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? तो सारे के सारे नंबर्स आपको वास्तविक संख्याएं हैं। वो चाहे नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, डेसिमल में हो, रूट के अंदर हो, वो सारे के सारे नंबर्स आपको क्या है? बट्टा में हो। जैसे आप लिखते हैं ना ये 3/4, ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। आप लिखते हैं ना कि 2 होल 1/3, ये भी क्या है? तो एक वास्तविक संख्या है। तो जितने भी नंबर्स हम लोग यूज करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में या फिर आमतौर पे यूज होता है, वो सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या है। या फिर आप संख्या रेखा का नाम सुनोगे, नंबर लाइन, संख्या रेखा का आपने नाम सुना हो गया। तो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स यूज होती हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर आपको जो नंबर्स होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, डेसिमल वाली भी होती हैं। तो उन सबको मिलाकर संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स आती हैं, उन सबको मिलाकर उन सबका जो परिवार होता है, उसी परिवार को क्या बोलते हैं बच्चों? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। एक एक चीज आपको हम क्लियर करते चलेंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा जरूर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो आप सबके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, कोई आपको उसमें दिक्कत न रहे। क्लियर? चलिए, तो आपको हमने बताया, अब हम लोग और थोड़ा सा विस्तार करते हैं। देखिएगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए, वास्तविक जो संख्या है ना, उसको अगर आप ऐसे बांटेंगे तो इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है इसका पूर्णांक, जिसको आप बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं, और एक होता है डेसिमल नंबर। एक क्या बोलते हैं बच्चों? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर का मतलब क्या हो गया? दशमलव संख्या हो गया। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को आप दो भाग में बांट सकते हैं। तो एक जो होता है पूर्णांक ना, एक होता है पूर्णांक, जो नंबर अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। वो किसका पार्ट है? तो वास्तविक संख्या का ही वो पार्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3, 4, ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, पूर्ण है, पूर्ण अंक, ये पूर्ण है, पूर्ण अंक है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। 6, 7 ऐसे आप अनंत तक चले जाइए, ऐसा पाएंगे तो 0 इधर, -1, -2, ऐसे आप अनंत तक चले जाइए। तो पूर्णांक में आप देखेंगे ना, तो इसमें आपका पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है। देखिएगा, इधर से आप इधर जाएंगे तो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव से हैं, और इधर से अगर आप इधर जाएंगे तो सारे के सारे क्या है? निगेटिव है। और जो 0 होता है, 0 ये ना तो पॉजिटिव होता है और ये ना निगेटिव होता है, मतलब कि न्यूट्रल है। क्या है? तो ये न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है।
जीरो न पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जीरो जो है न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, इसके साथ कोई साइन हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो पूर्णांक का दो पार्ट होता है, दो पार्ट कैसे, तीन पार्ट आप बोल सकते हैं ना, एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया और एक आपका जीरो हो गया, शून्य हो गया, जो आपका न्यूट्रल है। क्लियर। तो अब देखिए जो पूर्णांक है वो किसका पार्ट है, तो वास्तविक संख्याओं का ही पार्ट है। और पूर्णांक के मगर आप जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 5 ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप पॉजिटिव नंबर जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, उन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर, जिससे आप बोलते हैं ना प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये आपको दरअसल जो पूर्णांक में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पूर्णांक में वैसे पूर्णांक जो पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं, उन्हीं को एक स्पेशल नाम दे दिया गया बच्चा, ठीक है, उन्हीं को इस स्पेशल नाम दे दिया गया है। और वो नाम क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आप कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे कंप्लीट ही चला जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक ही जाता है। क्लियर। अब देखिए इस प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में आप केवल किसको इंक्लूड कर दें, तो जीरो के इंक्लूड कर दें तो एक नया परिवार बनता है, और वो परिवार जो शुरू होता है जीरो से शुरू होता है। जीरो को इंक्लूड करेंगे तो शुरू किससे होगा, जीरो से होगा। और इस परिवार को कहा जाता है, इसको कहा जाता है होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या कहेंगे। आप गिनती की जो संख्याएं होती हैं उनमें अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे, या फिर जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है इधर, उसमें अगर आप जीरो को केवल इंक्लूड कर देंगे तो एक नया परिवार बनेगा, और उस परिवार की शुरुआत कहां से होगी, जीरो से होगी। और इस नए परिवार को हम लोग बोलते क्या है, क्या बोलेंगे बच्चों, तो होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आपको यहां पे दिमाग में आ सकता है कि सर जिस प्रकार से आपने 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनेटिव तक चला गया, उसको आपने इंटीजर्स बोल दिया, सॉरी इंटीजर्स नहीं, प्राकृतिक संख्या बोल दिया, और उसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया गया, तो उसको आपने होल नंबर बोल दिया। अब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि -1, ये -2, -3, इनको अगर हम एक साथ रखें तो इनको क्या कहा जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इनका पहचान बस इतना है कि ये निगेटिव इंटीजर्स है। ये क्या है, तो निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि ऋणात्मक ये पूर्णांक है। इनका स्पेशल कोई नाम नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों कि -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे आप ∞ तक चले जाएं तो इनका जो एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप का कोई स्पेशल नाम नहीं है। इनको हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में किस नाम से, तो निगेटिव इंटीजर्स के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है बच्चों। और जो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे इन्फिनेटिव तक, इनका एक स्पेशल पहचान है, और वो पहचान क्या है, तो इनको जाना जाता है प्राकृतिक संख्या, या फिर आप इसको पॉजिटिव इंटीजर से बोल सकते हैं। क्लियर। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दिए हैं, तो एक नया परिवार बना है, इसको आप बोलते हैं क्या, होल नंबर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हिंदी में कौन नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है भैया, नाम क्या है वो, तो वो है अऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर, कोई डाउट इसमें है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। इत्मीनान से हम हर एक चीज आपको समझाते चल रहे हैं, तो आशा है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हम डेसिमल नंबर की चर्चा अभी हम करेंगे, दशमलव संख्याओं की चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम अभी आपको फिलहाल किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो पूर्णांक की चर्चा कर रहे हैं। पूर्णांक की चर्चा कर रहे हैं। पूर्णांक की चर्चा करने के बाद से हम लोग डेसिमल नंबर की भी चर्चा करने वाले हैं। डेसिमल नंबर क्या होती है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, आपको अभी हम क्लियर करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्लियर।
तो देखिए, एक तो पूर्णांक का बंटवारा हम लोग ऐसे करते हैं, एक पूर्णांक का बंटवारा ऐसे करते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो आपका 0 होता है उसको हम लोग ऐसे बांट देते हैं। पूर्णांक का जो दूसरा बंटवारा होता है, देखिएगा बच्चों, ये सेकेंड पूर्णांक का जो दूसरा बंटवारा होता है, आप पूर्णांक को आप दूसरे तरीके से भी बांट सकते हैं। इसका सेकेंड जो है ऐसे बंटवारा कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, सम और विषम के आधार पे, सम और विषम के आधार पे। समझिएगा, पूर्णांक का बंटवारा हम लोग बच्चों दो आधार पे कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ये 0, ऐसे हम बांट दिया आपको। और दूसरा बंटवारा हम इसका करने वाले हैं किस आधार पे, तो सम और विषम के आधार पे, सम और क्या, विषम के आधार पे। सम को बोलते हैं क्या बच्चों, इवन नंबर्स, क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। और विषम को क्या बोलेंगे बच्चों, तो ऑड नंबर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। तो आपको पता है बच्चों कि भाई सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं, मतलब कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो वैसे नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, दो से डिविजिबल हो, मतलब 2 से पूरा डिवाइड हो। वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है, वो 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो वो सम संख्या है। सम संख्या मतलब कि इवन नंबर है। जैसे आप बोलते हैं ना बच्चों, जैसे आप बोलते हैं 8 बोलते हैं तो 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलते हैं 100 बोलते हैं तो 100 आपका 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप बोलते हैं 108 बोलते हैं, आप 212 बोलते हैं, आप 816 बोलते हैं, आप 436 बोलते हैं, 420 बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सम संख्याएं हैं। और ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव होंगे, आप इनको माइनस भी लगा सकते हो। ऐसे अगर ये माइनस में है कोई फर्क नहीं पड़ना है, माइनस में हो प्लस में हो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 से पूरा क्या हो, डिविजिबल हो बच्चों, 2 से पूरा क्या हो, विभाजित हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, 2 से पूरा उनमें भाग जाता हो, तो वो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। सम संख्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इवन नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, इवन नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग सम और विषम के आधार पे भी बांटते हैं। 2 से अगर कट जाता है तो सम है, मतलब कि इवन इंटीजर्स कहते हैं उसको, या फिर सम संख्या, हम लोग उसको सिंपल इवन नंबर्स बोल देते हैं। क्लियर। अब जो नंबर्स 2 से विभाजित ना हो, देखिए हम विषम की बात कर रहे हैं बच्चों, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं के बारे में आप सिंपल ये समझिए बच्चों कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो या फिर विभाजित ना हो, डिविजिबल ना हो या फिर विभाजित ना हो, विभाजित ना हो किससे, तो 2 से, किससे, तो 2 से। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 से डिविजिबल ना हो जो नंबर्स, पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो आपको विषम संख्या कहलाएगी, या फिर विषम इंटीजर्स आप बोल सकते हो उसको। जैसे आप बोलते हैं ना कि -1, -3, आप बोलते हैं ना ये 7, ठीक है, 11, आप 103 बोल दिए, 217 बोल दिए। क्लियर। कोई भी आपका इंटीजर्स, कोई भी अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर नहीं, इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स में अगर आपका कोई इंटीजर्स ऐसा है मतलब कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर क्या कि 533 बोल दिए, ठीक है, इसी प्रकार से -911 बोल दिए। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, तो ये विषम संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग इंटीजर्स को सम और विषम के आधार पर भी डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ये 0, इसके आधार पर भी हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है बच्चों आप इस बात को समझ पाए होंगे। आशा है कि आप एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आप सीख पा रहे होंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना हम आपको समझा रहे हैं, कितना समझा पा रहे हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर से हम बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम ऐसा सेशन आपके लिए जोरदार सा सेशन लेकर आएं तो आपको
उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों? तो बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। टारगेट तो हमारा बस यही है कि आपको 25 में 25 नंबर, मैथ में 25 में 25 नंबर, रीजनिंग में आपको मिले। पूरा नंबर उठाना है। और उठाएं क्यों नहीं भैया, उठाएं क्यों नहीं? मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन ही है कि आप वहां से नंबर नहीं उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे आप? बोलिए बच्चों, मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है कि आप यहां से अगर आप नंबर नहीं उठाओगे तो कहां से उठाओगे बोलो? और कोई सेक्शन है जहां से आप 25 में 25 नंबर ला सकते हो? नहीं है, नहीं ला सकते हो आप। कितना भी विद्वान हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लेकिन ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां से आप पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है। A to Z हर चीज हम सीखेंगे एकदम दमदार तरीके से। तो आपको हम बता दिए। अब हम बात करते हैं भैया पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही आपको याद होगा कि हमने अभी बताया था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो नंबर से बच्चों, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को कहते हैं क्या? तो इन्हीं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? स्पेशल नाम इनका है प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? तो इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर से इनको कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कहा जाता है। क्लियर? अगर आप इनको बंटवारा करेंगे ना इनको, तो इनको 3 भाग में बांटा जाता है। देखिए बच्चों, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है अभाज्य संख्या, नाम सुने होंगे आप लोग, अभाज्य संख्या। क्लियर? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है? और दूसरा होता है भाज्य संख्या। ठीक है? या इसको एक और नाम कहा जाता है रूट संख्या। रूट संख्या कहते हैं। और एक होता है आपका 1। क्या होता है? 1। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी आप बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स भी आप कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, जो अभाज्य संख्या है या फिर जो भाज्य संख्या है, ये किसके पार्ट हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट है या फिर नेचुरल नंबर्स के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट हैं या फिर नेचुरल नंबर्स के पार्ट हैं। तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट हैं तो बोलिए बच्चों, क्या ये कभी निगेटिव होंगे? बोलिए, कभी निगेटिव होंगे? नहीं होंगे। जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट है तो बोलिए बच्चों, ये क्या ये कभी निगेटिव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है? ये माइनस में कभी नहीं होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी प्राकृत संख्याएं, हमने क्या बोल दिया? वैसी प्राकृत संख्याएं। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसी प्राकृत संख्याएं या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? जो 1, क्या लिखे हैं? 1, 1 एवं स्वयं से केवल विभाजित हो। जो 1 और स्वयं से केवल विभाजित हो या फिर डिविजिबल हो। क्या है बच्चों? जो 1 से और स्वयं से डिविजिबल हो। और साथ ही में हमने क्या लिखा है कि वैसी प्राकृत संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। क्लियर? हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो 1 और स्वयं से केवल क्या हो? विभाजित हो या फिर डिविजिबल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे आप समझिएगा बच्चों, जैसे हम लिखते हैं ना, ये 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो 2 में बताओ कि हम 1 से डिवाइड करें, भाग करें, 1 से भाग करें, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, भाग पूरा जाएगा। और 2 में अगर आप 2 से भाग करोगे तो भी पूरा भाग जाएगा।
अब 2 में आप 2 के अलावे किसी और नंबर से भाग कर दोगे, जैसे आप 3 से भाग करो तो 3 तो इससे और बड़ा हो गया ना, तो क्या किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा? पूरा पूरा मतलब कि विदाउट दशमलव में गए आपका आंसर कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से आप आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर्स मिलेंगे वो 2 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि 2 जो है डिवाइड होने वाला है किससे? तो एक तो 1 से, और 2 डिवाइड होने वाला है किससे? तो एक खुद से। और जो नंबर्स 1 से और खुद से मतलब स्वयं से डिवाइड होते हैं उन्हीं को स्पेशल नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? तो अभाज्य संख्या, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 क्या है? तो 2 क्या हुआ? देखिए 2 आपका जो कंडीशन है उस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो 2 कौन सा नंबर हुआ? तो प्राइम नंबर हो गया, मतलब अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से हम 3 की बात कर ले, 3 की बात कर ले बच्चों, तो बताओ 3 क्या 1 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। 1 से तो सब संख्या डिवाइड होती है ना, 1 से तो सब कट जाएगा, तो 3 भी आपका 1 से कट जाएगा। 3 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अब 3 जो है आप उसमें 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा आपको, लेकिन डेसिमल में आपको नहीं ले जाना है। मतलब कि सिंपल जैसे जनरली हम लोग भाग करते हैं ना, जैसे आप भाग करते हैं किसमें? 15 में 3 से भाग करते हैं, 3 5 15 ना, 21 में 7 से भाग करते हैं, 7 3 21, पूरा पूरा बिना दशमलव में गए आपका भाग लग रहा है, तो आपको बिना दशमलव में जाए आपको भाग लगना चाहिए। क्लियर? तो 3 आपको 3 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, मतलब 1 से और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से कटेगा नहीं, इस वजह से क्या है? तो यह अभाज्य संख्या है। क्लियर है? आप आगे बढ़ेंगे 4 की बात करेंगे, तो 4 देखिए 4 1 से तो कट ही जाएगा। क्लियर है बच्चों? 4 क्या 2 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और 4 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 4 से कट जाएगा। 4 1 से भी कटेगा बच्चों, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर बच्चों कि अभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक तो 1 से कटना चाहिए, तो यहां पर देखिए 1 से कट रहा है, ठीक है, और एक स्वयं से कटना चाहिए, तो देखिए 4 आपका 4 से भी कट रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा और अन्य किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर आप 4 पर देखेंगे तो 1 से और 4 से तो कट ही रहा है, साथ में 2 से भी कट रहा है, 2 से बच्चों कट रहा है। तो जो अभाज्य होने के लिए कंडीशन यहां पर है, उस कंडीशन को क्या ये पूरा किया? बिल्कुल नहीं किया। जब नहीं किया तो क्या इसको हम अभाज्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आएगा बच्चों कि सर जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे कहा जाएगा, आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाज्य संख्या, तो इसे हम बोलेंगे हम भाज्य संख्या। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हम भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, मतलब भाज्य संख्या होने के लिए कैसे क्या कंडीशन होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी जब हम यहाँ पर आएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्यों नहीं है तो आपको हमने अभी समझा भी दिया। क्लियर है? अब आप इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका 5 हो गया, तो 5 भी आपका 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा और अन्य किसी से नहीं कटेगा। तो 5 एक क्या है? तो अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 की बात करें, 6 की बात करें, तो 6 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो बोलिए क्या अभाज्य होने के लिए जो एक कंडीशन लिखा गया है उसको पूरा किया? नहीं किया बच्चों, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की बात करेंगे तो 7 अभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, अन्य किसी से नहीं कटेगा। आप 8 की बात करेंगे और 8 अभाज्य नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? तो आप खुद सोचेंगे, तो आपको इतना समझा दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 11 हो जाएगा, 11 अभाज्य है, 13 है, और आप ऐसे आगे चलते जाएंगे तो आपको मिलते जाएगा। क्लियर? तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि यहां पे सबसे छोटी अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो वो 2 है। आपको याद रखना है, कई बार सवाल आपसे पूछ भी लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है भैया? कौन है भैया? तो आपका वो 2 है, याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कि 1 भी तो अभाज्य बोल सकते हैं ना, 1 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है आपको हम अभी समझाएंगे। फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
और एक बात और ध्यान रखिएगा कि दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, दो जो है एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आपके आंसर जाएगा 2 है। क्या जाएगा आंसर बच्चों? 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आपके आंसर जाएगा 2 है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम तो है ही, सम के साथ साथ अभाज्य भी है। अब अभाज्य संख्याओं के फैमिली में अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, दो देखेंगे, आप सोचेंगे यहाँ पर, तो 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे के सारे विषम है। क्या है बच्चों? विषम है। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या है? विषम संख्याएं हैं, वो सम नहीं है। सम में केवल कौन है? तो 2 है। ठीक है, तो 2 आपको एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इस बात को याद रखना है। 2 के अलावा जितने भी आपको अभाज्य संख्या है सबके सब आपको विषम है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि भाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या या फिर रूट संख्या क्या होती है। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स का ही पार्ट है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स का ही पार्ट है। ठीक है, आपको हम बताते चले, यहां पर क्लियर करते चले कि 2 तो एक अभाज्य संख्या है, समझिएगा 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन -2 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य होने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पे देखिए 2 हमने क्या बोल दिया? माइनस बोल दिया, मतलब निगेटिव बोल दिया। इस वजह से वो अभाज्य संख्या है ही नहीं। जैसे हम 3 बोलते हैं तो आपको 3 समझाए भी कि 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन -3 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन -5 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने यहां पर भी स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है बच्चों। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं भाज्य संख्या या रूट संख्या। तो यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले होना चाहिए, और यहां पर इसमें और क्या है बात, तो इसके जो है ना, इसके मतलब कि भाज्य संख्या के इसके कम से कम 3 गुणनखंड, कितने? तो 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो। ठीक है, 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड होने का मतलब क्या हो गया कि ये कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। कम से कम कितनी संख्याओं से? तो 3 संख्याओं से, कम से कम 3 संख्याओं से नंबर जो कट रही हो और साथ में पॉजिटिव भी हो, उस नंबर को क्या बोलेंगे? तो हम लोग भाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहेंगे। मतलब कि वैसा इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो, भाज्य संख्या इंटीजर संख्या का ही पार्ट है, जो पॉजिटिव हो और साथ में वो 3 नंबर से 3 संख्याओं से कट रही हो। ठीक है, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? तो उससे हम बोलेंगे भाज्य संख्या या फिर रूट संख्या हम लोग कहेंगे। क्लियर है? जैसे आपको हम देखे थे, आप देखिए 4 हम लोग अभी समझे थे। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 जो है बोलिए आपका ये 1 से भी कटेगा, 4 आपका 2 से भी कटेगा, और 4 बच्चों 4 से भी कटेगा। तो बताइए कि 4 जो है ना कम से कम कितने नंबर से कट रहा है? तो 3, 1, 2 और 3 नंबर हो गए। और जब ये 3 नंबर हो गए तो कम से कम 3 नंबर चाहिए ही। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर ही चाहिए। तो इस प्रकार से 4 एक कौन सी संख्या है? तो ये एक भाज्य संख्या या रूट संख्या है, इसको आप अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम 6 की बात किए थे। यहाँ पे 6 आपका 1 से कटेगा, 6 बच्चों 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, और 6 बच्चों 6 से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 3 चाहिए, और ये कम से कम मतलब क्या हो गया कि अगर 3 मिल जाए तो ठीक है, 3 से अगर ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 संख्याओं से वो कम संख्या से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से ज्यादा हो गया ना, तो और अच्छा है। 3 से ज्यादा हो गया तो ये और अच्छा है, मतलब कि 3 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, तो इसको तो हम निश्चित ही क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहेंगे। क्लियर है? लेकिन -6 जब आ जाए तो वो भाज्य संख्या या रूट संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने लिख रखा है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहा है। क्लियर है बच्चों? हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रखा है। तो ये आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बाद से कम 3 नंबर से कटना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे? उससे भाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहेंगे। क्लियर है?
जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या 8, तो 8 को आप देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 से भी कटेगा। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि इसके 4 गुणनखंड हो गए, और 4 गुणनखंड हो गए तो ये क्या हो जाएगा, तो एक ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आपको 1 पे समझा देते हैं। 1, तो 1 पर आप सोचेंगे ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप 1 को गौर करेंगे, 1 पे आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 1 तो केवल एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 ही से कटेगा। 1 केवल ऐसा नंबर है जो केवल किससे कटेगा, 1 से कटेगा। क्लियर। और जब 1 से कटेगा तो इसके गुणनखंड तो केवल एक ही हो गए, केवल एक ही गुणनखंड हो गए। तो आपको अभी समझाया था कि अभाज्य होने के लिए केवल कितने, केवल 2 गुणनखंड चाहिए, केवल 2 गुणनखंड चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए। और 2 गुणनखंड में कौन कौन चाहिए, तो एक तो 1 से 1 होना चाहिए उसका गुणनखंड, मतलब 1 से कटना चाहिए, और साथ में स्वयं उस नंबर से कटना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। तो क्या इस संख्या की, इस 1 के 2 गुणनखंड है? नहीं, ये तो केवल एक ही से कट रहा है, केवल इसके एक ही गुणनखंड है। और भाज्य होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंड चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए। तो क्या इसके पास 3 गुणनखंड है? तो इसके पास 1 के पास न 2 गुणनखंड है और 1 के पास न 3 गुणनखंड है। इस वजह से न इसको हम भाज्य बोलेंगे और नहीं अभाज्य बोलेंगे, यानी कि न ये भाज्य है, न भाज्य न अभाज्य। जो 1 है बच्चों क्या है, न भाज्य है नहीं अभाज्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1 को न भाज्य के कैटेगरी में रखते हैं और नहीं अभाज्य के कैटेगरी में रखा जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। क्लियर। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी कौन है, तो 2 है। और 2 सम अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सबके सब विषम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। और आपको हम ये बताते चलें, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं ना, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है उसमें टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक की जो गिनती की संख्या है उसमें कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या होती है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 51 से 100, तो देखिए ये यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है और 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। तो 51 से लेकर 100 तक में, 51 से लेकर कहां तक, 100 तक में कितनी हो जाएगी, तो 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कितनी होंगी बच्चे, 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। क्लियर। अब आपको अगले सेशन में आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अभाज्य संख्या को निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य है। क्लियर। कैसे, ट्रिक आपको बताएंगे, तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको समझाएंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य है। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ये पहला क्लास था एसएससी जीडी, हालांकि ये एसएससी जीडी स्पेशल बैच है, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो बच्चे जीडी वाले हैं उन्हीं को बेनिफिट करेगा। अगर आप एसएससी जीडी के साथ कोई भी एग्जाम, जैसे आप सीएसएफ का तैयारी करते हो या फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हो या फिर आप जो है रेलवे का भी तैयारी करते हो, तो सिलेबस आपका मैथ का, अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो वो आपका रेलवे का हो मैथ का सिलेबस, एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस हो, यूपी पुलिस का मैथ का सिलेबस हो, बिहार पुलिस का मैथ का सिलेबस हो, दिल्ली पुलिस का मैथ का सिलेबस हो, सब लगभग सेम होता है। तो आप ऐसा कतई ना सोचें कि ये केवल एसएससी जीडी वाले बच्चों को बेनिफिट करेगा, बाकी आपको नुकसान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपको बेनिफिट निश्चित तौर पे मिलेगा। सभी एग्जाम में लगभग मैथ का सिलेबस वही रहने हैं,
ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे मैथ ना, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। संख्याओं का परिचय है, ये आपके बारे, इसके बारे में, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी करेंगे उन्हीं को बेनिफिट करेगा, बाकी को नुकसान करेगा। इस मानसिकता को या फिर सोच आपके पास है तो इसको आप निकाल दीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट करेगा। ये बात अलग है कि भाई हम एसएससी जीडी के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, हालांकि सिलेबस भी आपका सब लगभग सेम ही रहता है। एसएससी जीडी में भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है। रेलवे के एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी सेम वही चीज रहेगी। एसएससी जीडी के अलावा एसएससी का और कोई एग्जाम देते हैं, जैसे आपका एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, वहां पर भी नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, वहां पर भी परसेंटेज पढ़ना होता है, वहां पर भी रेशियो पढ़ना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि चीजें बिल्कुल अलग होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए ये वीडियो सेशन रहने वाला है, कंप्लीट बैच चलेगा। आप दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर इसी समय। ओके बाय।